एवरीवन, वेलकम बैक टू लर्न विद मानसी। आज के लेक्चर में हम गार्जियनशिप कंटिन्यू करेंगे। पिछले लेक्चर में हमने सेक्शन 1 to 8 कवर किया था और आज हम इसे खत्म करेंगे सेक्शन 9 to 13। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स मूव अहेड। सेक्शन 9 बात करता है टेस्टामेंट्री गार्जियन के बारे में और उनके पावर्स के बारे में। टेस्टामेंट्री गार्जियन कौन होता है? जो विल के थ्रू आते हैं। टेस्टमेंट एक वसीयत रिटन उसके थ्रू आते हैं। तो अगर मान लीजिए कि कोई फादर है और वो वसीयत छोड़ के गए हैं कि अगर मुझे कुछ हो जाता है, मान लो फादर मदर दोनों, वो ऐसी वसीयत छोड़ के जाते हैं कि मुझे कुछ हो जाता है तो मेरे बच्चे की गार्जियनशिप मेरे भाई को दे दी जाए, तो सवाल नहीं होगा कि इस बच्चे का गार्जियन कौन है, क्योंकि माता पिता अपनी विल के थ्रू अपना बच्चा किसी की गार्जियनशिप में छोड़ के जा रहे हैं। ठीक है, तो ऐसे में टेस्टामेंट्री गार्जियन बोलते हैं। चलो इसे पढ़ते हैं और पावर्स देखते हैं। सेक्शन 9 बोलता है टेस्टामेंट्री गार्जियनशिप गार्जियंस एंड देयर पावर्स। पहला पहला क्लॉज है, अ हिंदू फादर इज एंटाइटल्ड टू एक्ट एज द नेचुरल गार्जियन ऑफ हिज माइनर, may by will appoint a guardian for any of them in respect of minor's person or property other than undivided interest। ठीक है, ओके, ये हम आगे पढ़ेंगे, मैं पहले भी बता चुकी हूँ। एक हिंदू फादर है जो बच्चे का नेचुरल गार्जियन है। नेचुरल गार्जियन कौन होता है हम पहले पढ़ चुके हैं। माइनर लेजिटिमेट बच्चा, ये आपको याद होगा। अगर माइनर लेजिटिमेट बच्चा है तो उसका पहला गार्जियन उसका फादर होता है और फिर मदर होते हैं। पर अगर बच्चा इलेजिटिमेट है तो पहले उसकी मदर गार्जियन होती है, फिर फादर होते हैं। ठीक है, तो हिंदू फादर है, माइनर लेजिटिमेट बच्चा है, तो वो अपनी विल से एक गार्जियन अपॉइंट कर सकते हैं बच्चे के लिए, बच्चे के फॉर द पर्सन ऑफ चाइल्ड एंड फॉर देयर प्रॉपर्टी। बट जो अनडिवाइडेड इंटरेस्ट है उसका हिंदू जॉइंट फैमिली में प्रॉपर्टी में, उसके लिए नहीं। ठीक है, सेकेंड पॉइंट क्या लिखा है, एन अपॉइंटमेंट मेड अंडर सबसेक्शन 1, यानी ऊपर जो अपॉइंटमेंट की गई है, शैल हैव नो इफेक्ट इफ द फादर प्री डिसीजेस द मदर but revives if the mother dies without appointing by will any person as guardian। बेसिक सी बात है, हमने पढ़ा था कि नेचुरल गार्जियन पहले फादर होते हैं और अगर फादर की एब्सेंस हो तो मदर होती हैं। तो उन्होंने बोला कि मान लो फादर की डेथ हो जाती है, ठीक है, फादर प्री डिसीज द मदर, माँ से पहले अगर पिता की डेथ हो जाती है तो ऑटोमेटिकली फादर के एब्सेंस में गार्जियनशिप किसके पास चली जाएगी? मदर के पास। तो उस केस में वो वसीयत से मान लो अपने भाई को अपॉइंट करके भी गए हैं तो उसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा, गार्जियनशिप बच्चे की माँ के पास जाएगी। पर ये रिवाइव कब हो जाएगी, वापस कब मैटर करेगी? कि अगर माँ की डेथ हो गई और माँ ने कोई वसीयत नहीं छोड़ी। ऐसे समझो, मान लो ये दोनों एक कार में जा रहे थे, फादर ने एक विल छोड़ी हुई थी कि अगर मुझे कुछ हो जाता है तो मेरे ब्रदर को गार्जियन बना दिया जाए, फॉर एग्जाम्पल, और इन दोनों की डेथ हो जाती है उस एक्सीडेंट में। तो फादर नेचुरल गार्जियन थे, उन्होंने एक वसीयत छोड़ी थी, ठीक है, और मदर भी नहीं बची, तो फिर वो वसीयत एक्शन में आएगी। बट मान लो फादर की डेथ हो जाती है, मदर जिंदा है, तो ऑटोमेटिकली मदर पहली नेचुरल गार्जियन होगी। बट मान लो बहुत ज्यादा एक्सीडेंट में उन्हें भी चोट लगी थी, अभी नेचुरल गार्जियन कौन है? मदर। और 10 दिन बाद मदर की डेथ हो गई, पर उन 10 दिनों में मदर ने कोई भी विल नहीं बनाई कि अगर मुझे कुछ हो जाएगा तो मेरी बहन को दे देना बच्चा, उसने ऐसा कुछ नहीं बोला है। तो अभी उन 10 दिनों के लिए उस विल की कोई रेलेवेंस नहीं है, क्योंकि नेचुरल गार्जियन मदर है। बट जिस दिन मदर की डेथ होगी, अगर उसने कोई विल नहीं बनाई है तो ऑटोमेटिकली फादर की बनाई हुई विल रिवाइव कर जाएगी। सिंपल। थर्ड पॉइंट, अ हिंदू विडो यानी फादर मर चुका है ना, एंटाइटल टू एक्ट एज नेचुरल गार्जियन ऑफ अर माइनर लेजिटिमेट चिल्ड्रन, अभी भी हम लेजिटिमेट बच्चे की बात कर रहे हैं, एंड अ हिंदू मदर एंटाइटल टू एक्ट एज नेचुरल गार्जियन ऑफ अर माइनर लेजिटिमेट चिल्ड्रन बाय द रीजन ऑफ द फैक्ट दैट द फादर हैज बिकम डिसएंटाइटल्ड। बेसिकली या तो वो विडो है, यानी उसके पति की डेथ हो चुकी है, बच्चे के फादर जो उसका नेचुरल गार्जियन था उसकी डेथ हो चुकी है, या कोई भी ऐसी हिंदू मदर, यहाँ हिंदू विडो नहीं मदर लिखा है, जो एंटाइटल्ड है कि वो नेचुरल गार्जियन बन जाए, क्योंकि फादर का राइट खत्म हो चुका है किसी भी वजह से। फादर ने रिलीजन अगर चेंज कर लिया है, फादर ने वर्ड रिनाउंस कर दिया है, या फादर बच्चे की लाइफ में इन्वॉल्व नहीं है किसी भी तरीके से, एब्सेंस ऑफ फादर है, तो ऑटोमेटिकली हमने पढ़ा था मदर गार्जियन हो जाती है। तो अगर या तो वो हिंदू विडो है, फादर की डेथ हो चुकी है, या हिंदू मदर है जो एंटाइटल्ड है टू एक्ट एज नेचुरल गार्जियन, वो भी अपनी विल के थ्रू एक गार्जियन अपॉइंट कर सकती है बच्चे के लिए उसकी पर्सन प्रॉपर्टी के कॉन्टेक्स्ट में। ठीक है, सिंपल सी बात है, कुछ नया नहीं है इसमें। चौथा पॉइंट, अ हिंदू मदर एंटाइटल्ड टू एक्ट एज नेचुरल गार्जियन। अब हम इलेजिटिमेट बच्चे की बात कर रहे हैं, माइनर इलेजिटिमेट बच्चे के केस में हमने क्या पढ़ा था, उसमें पहला गार्जियन कौन होता है? माँ, फिर फादर। वो भी वसीयत से अपनी एक गार्जियन अपॉइंट कर सकती है बच्चे के लिए। फिफ्थ, guardian so appointed by will has the right to act as the minor's guardian
आफ्टर द डेथ ऑफ द माइनर्स फादर और मदर। ठीक है, यानी कि अगर मान लो एक पेरेंट है, मदर फादर है, उन्होंने अपनी विल में लिखा है कि हमारे मरने पे हमारे बच्चे की गार्जियनशिप इस एक्स इंसान को दे दी जाए, पर उनकी डेथ अगले 20 साल तक नहीं होती है, तो ऐसा नहीं है कि वो वसीयत एग्जिस्ट करती है तो एक्स आके खड़ा हो जाएगी बच्चे की गार्जियनशिप मेरे पास है, नहीं। वो एक्शन में तभी आएगी, उसको राइट तभी होगा टू एक्ट एज गार्जियन आफ्टर द डेथ ऑफ माइनर्स फादर एंड मदर, दोनों की डेथ होने पे, as the case may be, and to exercise all the rights of a natural guardian under this act to such extent and subject to certain restrictions। certain restriction भी होते हैं जो इस एक्ट में बताया जाएगा या जो वसीयत में बताया गया होगा। सिक्स्थ है द राइट ऑफ द गार्डियन सो अपॉइंटेड बाय द विल वेयर द माइनर इज अ गर्ल सीजेज ऑन हर मैरिज। हमने क्या पढ़ा था, मैरिड लड़की का गार्जियन कौन होता है, नेचुरल गार्जियन उसका हस्बैंड होता है। तो अगर मान लो एक फादर मदर है, वो विल में लिख के गए हैं कि इस एक्स इंसान को हमारे बच्चे की गार्जियनशिप दे दी जाए, और वो बच्चा लड़की है, तो जिस दिन उसकी शादी होगी उसका गार्जियन उसका हस्बैंड बन जाएगा। तो हमने क्या पढ़ा सेक्शन 9 में, टेस्टामेंट्री गार्जियन के बारे में बात की। हिंदू फादर है, नेचुरल गार्जियन है, माइनर लेजिटिमेट बच्चा है, तो वो वसीयत से एक किसी को गार्जियन अपॉइंट कर सकता है। अगर फादर की डेथ मदर से पहले हो जाती है तो उस विल का कोई इफेक्ट नहीं है क्योंकि मदर नेचुरल गार्जियन बन जाती है। पर अगर माँ की डेथ हो जाए और वो कोई भी विल के थ्रू या किसी भी तरह किसी को गार्जियन अपॉइंट करके ना जाए, तो वापस फादर की जो विल थी वो रिवाइव हो जाती है। थर्ड पॉइंट हमने पढ़ा, अगर हिंदू विडो है, बेसिकली फादर की डेथ हो चुकी है, या मदर है बेसिकली जहाँ पे फादर जो है वो डिस एंटाइटल्ड हो चुका है, यानी फादर ने कन्वर्ट कर लिया है या रिनाउंस कर दिया है दुनिया या कोई भी रीजन से अब वो गार्जियन नहीं है, तो वो भी क्या कहते हैं विल से अपॉइंट कर सकती है। ये किस केस में था, लेजिटिमेट बच्चे के केस में। और हमने क्या पढ़ा, हिंदू मदर है, बच्चा इलेजिटिमेट है, जिसमें पहली नेचुरल गार्जियन मदर ही होती है, तो वो भी विल के थ्रू अपॉइंट कर सकती है गार्जियन। जो भी गार्जियन अपॉइंट किया जा रहा है वो नेचुरल गार्जियन कब एक्ट करता है, जब दोनों माता पिता की डेथ हो जाती है, ठीक है, या जैसा भी सिचुएशन है, और वो सारे राइट्स एक्सरसाइज करता है जैसा कि एक्ट में मेंशन्ड है या जो वसीयत के में मेंशन्ड है। रिस्ट्रिक्शंस भी मेंशन हो सकती हैं, हो सकता है वसीयत में लिखा हो कि प्रॉपर्टी का मामला ये नहीं संभालेंगे बट वैसे देखभाल ये करेंगे, रिस्ट्रिक्शंस भी हो सकती हैं, राइट। सिक्स्थ, अगर माइनर एक लड़की है जिसकी गार्जियनशिप दी जा रही है तो वो खत्म हो जाएगी उसकी शादी होते ही, क्योंकि शादी होते ही उसका गार्जियन उसका हस्बैंड हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अब हम सेक्शन 10, 11, 12 और 13 देखते हैं। सेक्शन 10, इनकैपेसिटी ऑफ अ माइनर टू एक्ट एज गार्जियन ऑफ प्रॉपर्टी। अगर एक माइनर खुद हो तुम, तो तुम इनकॉम्पिटेंट हो किसी और की प्रॉपर्टी, किसी और माइनर की प्रॉपर्टी के गार्जियन होने का। मतलब तुम 17 साल के हो और माइनर दूसरा 5 साल का है, तो ऐसा नहीं है, तुम उसके गार्जियन की तरह नहीं एक्ट कर सकते इस केस में, ठीक है, उसकी प्रॉपर्टी को लेके। 11th बात करता है डी फैक्टो गार्जियन नॉट टू डील विद माइनर्स प्रॉपर्टी। डी फैक्टो गार्जियन कौन होता है, हु एक्चुअली हैज द पोजीशन ऑफ माइनर्स प्रॉपर्टी फॉर द टाइम बीइंग। डी फैक्टो हमेशा वर्ड यूज किया जाता है कि टेम्पररी, अभी के लिए ये इनके पास है, तो उसे जैसे डी फैक्टो किंग की एक राजा मर गया और अगला राजा अपॉइंट होना है, तो टेम्परली आपने 4 महीने के लिए किसी को वहां बिठा रखा है, उसे डी फैक्टो किंग बोलते हैं, ठीक है। तो जो भी डी फैक्टो गार्जियन है वो माइनर की प्रॉपर्टी में डील नहीं करेगा, कोई भी डीलिंग, अगर मतलब प्रॉपर्टी का पोजीशन उसके पास है पर वो एक्चुअल गार्जियन अपॉइंट नहीं हुआ है, अभी डी फैक्टो है, ठीक है। तो आफ्टर द कमेंसमेंट ऑफ दिस एक्ट नो पर्सन शैल बी इंटाइटल्ड टू डिस्पोज ऑफ और टू डील विद द प्रॉपर्टी ऑफ अ हिंदू माइनर, सिर्फ इस ग्राउंड पे कि वो उसके डिफैक्टो गार्जियन है। अगला क्या है 12th, गार्जियन नॉट टू बी अपॉइंटेड फॉर माइनर्स अनडिवाइडेड इंटरेस्ट इन जॉइंट फैमिली प्रॉपर्टी। ये बात बार बार पहले आ रही थी, जॉइंट फैमिली की जो प्रॉपर्टी होती है, जॉइंट फैमिली हम लोग जानते हैं कॉन्सेप्ट, आगे हम पढ़ेंगे सेपरेट लेक्चर में, तो उसमें उसमें बच्चे का हक होता है, राइट, आगे हम डिटेल में पढ़ेंगे, टेंशन मत लो। तो उस माइनर का जो भी वहां पे इंटरेस्ट है, अनडिवाइडेड इंटरेस्ट है, उसका जो हक बनता है उसको लेके गार्जियन नहीं अपॉइंट होगा, ठीक है। वेयर अ माइनर हैज एन अनडिवाइडेड इंटरेस्ट, बेसिकली मान लो एक दादाजी हैं, उनका बेटा है और उनका बेटा है, अब जो बीच में बेटा था यानी जो पापा था उस बच्चे का, पापा मम्मी की डेथ हो जाती है, ठीक है, दादाजी की प्रॉपर्टी रही होगी, कुछ खानदानी प्रॉपर्टी रही होगी जो जॉइंट फैमिली में अनडिवाइडेड इंटरेस्ट, उस बच्चे का हक होगा उसमें, राइट, उस हक को लेके कोई गार्डियन अपॉइंट नहीं होगा, ये बात कही जा रही है। तो वेयर अ माइनर हैज एन अनडिवाइडेड इंटरेस्ट इन जॉइंट फैमिली प्रॉपर्टी एंड द प्रॉपर्टी इज अंडर द मैनेजमेंट ऑफ एन एडल्ट मेंबर ऑफ द फैमिली, प्रॉपर्टी अभी हमने क्या बोला, दादाजी मैनेज कर रहे हैं ना ऑलरेडी, तो उसको लेके कोई भी गार्जियन अपॉइंट नहीं होगा।
provided that nothing in this section shall be deemed to affect the jurisdiction of high court to appoint a guardian in respect of such interest. हालांकि ये है कि हाई कोर्ट को अगर सही लगता है, जरूरत लगती है या कोई ऐसी सिचुएशन है, हाई कोर्ट अपॉइंट कर सकते हैं बच्चे के इंटरेस्ट में. 13 वेलफेयर ऑफ माइनर टू बी ऑफ पैरामाउंट कंसिडरेशन. सबसे ऊपर क्या बात रखी जाएगी? उस माइनर की भलाई. अब इन द अपॉइंटमेंट ऑफ डिक्लेरेशन ऑफ एनी पर्सन एज गार्जियन, किसी को भी गार्जियन अपॉइंट करते वक्त कोर्ट सबसे पहले ये देखता है कि माइनर का भला हो रहा है कि नहीं. इट डज नॉट मैटर कि आपका उससे एकदम खून का इमीडिएट रिश्ता है या आप कौन हो क्या हो, बच्चे की भलाई सबसे ज्यादा मैटर करती है और वही इंश्योर की जाती है. ठीक है. नो पर्सन शैल बी एंटाइटल्ड to the guardianship by virtue of the provisions of this act or any other law relating to guardianship in marriage among Hindus if the court is of opinion that his or her guardianship will not be for the welfare of the minor. अगर कोर्ट को ऐसा लगता है कि इस इंसान के पास अगर हमने गार्जियनशिप दे दी तो ये बच्चे के भले के लिए ठीक नहीं है, तो भले कानूनी तौर पे लिखा हो कि तुम्हारे पास जानी चाहिए, नहीं, तुम्हें नहीं दी जाएगी. लेट्स टेक अ वेरी स्मॉल एग्जाम्पल. मान लो एक इलेजिटिमेट बच्चा है, उसकी पहली गार्जियन कौन? मदर, फिर फादर. मान लो मदर की डेथ हो गई तो टेक्निकली तो फादर के पास चली जानी चाहिए, बट मान लो फादर अल्कोहलिक है, अब्यूजिव है, उस बच्चे के प्रति बहुत ही खराब है, और कोर्ट को ये बात क्लियरली दिख रही है कि इसके पास अगर बच्चा चला गया तो बच्चे की भलाई के लिए बिल्कुल ठीक नहीं है, ये मार वार देगा इसको या वट एवर. तो भले एक्ट ये बोलता है कि तुम वो फादर के पास जानी चाहिए, बट कोर्ट दूसरा फैसला ले सकता है. कोर्ट के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है माइनर का वेलफेयर. चलो लेट्स डू ए क्विक रिवीजन. जो आज हमने पढ़ा, हमने सबसे पहले पढ़ा सेक्शन 9 टेस्टामेंट्री गार्जियन. कौन अपॉइंट कर सकता है? हिंदू फादर है, नेचुरल गार्जियन है. माइनर लेजिटिमेट बच्चे की बात हो रही है तो वो जो है नेचुरल गार्जियन, तो वो जो है विल से एक गार्जियन अपॉइंट कर सकता है. अगर वो मदर से पहले मर जाता है तो उसका कोई इफेक्ट नहीं होगा क्योंकि मदर नेचुरल गार्जियन बन जाएगी. हिंदू विडो है, बेसिकली वही जिसका हस्बैंड मर चुका है, वो एंटाइटल्ड है, या फिर कोई है मदर जो एंटाइटल्ड है टू एक्ट एज नेचुरल गार्जियन. माइनर लेजिटिमेट बच्चा है तो वो गार्जियन अपॉइंट कर सकती है. बट अगर वो मरने से पहले अपॉइंट करना नहीं कर पाती है फॉर सम रीजन, तो वापस फादर वाली विल रिवाइव हो जाएगी. एक लाइन में हिंदू फादर अपॉइंट कर सकता है विल के थ्रू, बट अगर माँ जिंदा है तो उस विल की कोई अहमियत नहीं होगी, फादर की डेथ हो गई, माँ जिंदा है. बट अगर माँ मर गई और वो उसने अपनी वसीयत के थ्रू किसी को नहीं अपॉइंट किया तो वापस फादर की विल पे चले जाएंगे. हिंदू मदर है जिसमें फादर जिंदा तो है बट फादर डिसएंटाइटल्ड है, ठीक है, बिकॉज ऑफ एनी रीजन जो हमने पढ़े थे, तो उसके, और बच्चा है माइनर लेजिटिमेट बच्चा, तो उस केस में मदर अपॉइंट कर सकती है. हिंदू मदर है, इलेजिटिमेट बच्चा है तो मदर अपॉइंट कर सकती है. पावर्स सेम एज नेचुरल गार्जियन होंगी, और अगर लड़की है तो उसकी शादी के साथ साथ गार्जियनशिप की पावर खत्म हो जाएगी. सेक्शन 10 हमने पढ़ा था, एक माइनर दूसरे माइनर की प्रॉपर्टी का गार्जियन नहीं हो सकता. सेक्शन 11 हमने पढ़ा डिफैक्टो गार्जियन, उसको कोई राइट नहीं है कि वो माइनर की प्रॉपर्टी को लेकर डिस्पोज ऑफ करे या कोई डील करे, करेगा तो वॉइड मानी जाएगी. सेक्शन 12 हमने पढ़ा गार्जियन अपॉइंट नहीं किया जा सकता फॉर माइनर्स अनडिवाइडेड इंटरेस्ट इन जॉइंट फैमिली प्रॉपर्टी, क्योंकि ऑलरेडी कोई एडल्ट होता है जो उसको देखरेख कर रहा होता है ना. बट हाई कोर्ट को अगर इंटरेस्ट लगता है जरूरी है तो अपॉइंट कर सकते हैं. सेक्शन 13 वेलफेयर ऑफ चाइल्ड सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पैरामाउंट कंसिडरेशन. कोर्ट जब किसी को गार्जियन अपॉइंट करता है तो सबसे पहले यही देखता है. और जस्ट बिकॉज ये एक्ट के थ्रू आपको गार्जियनशिप मिलनी चाहिए, बट अगर कोर्ट इज ऑफ ओपिनियन कि आप सही इंसान नहीं हो, बच्चे का वेलफेयर इंश्योर नहीं हो रहा है, तो वो आपको हटा भी सकते हैं. इसके साथ हमारा गार्जियनशिप का टॉपिक खत्म हो जाता है, ये एक्ट यहीं खत्म हो जाता है. छोटा सा एक्ट है, स्वीट सा छोटा सा है, वेरी रेलिवेंट, लेकिन so I hope क्लियर हो गया होगा. I have tried to keep it as simple and as easy as possible. Since we are done with this, आगे हम अब पढ़ेंगे हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, जॉइंट फैमिली, प्रॉपर्टी, को-पार्सनरी, सक्सेशन. इट्स गोइंग टू बी वेरी वेरी इंटरेस्टिंग. काफ़ी रेलिवेंट टॉपिक्स हैं, काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक्स हैं, एंड उनको पढ़ने में एक्चुअली मज़ा भी आएगा. तो स्टे ट्यून्ड, एंड अच्छा लगा हो तो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब. थैंक यू.